सभी को राम राम। स्टडी एडिक्शन में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज हम लोग किस पे बात करने वाले हैं, तो आज हम लोग पॉलिटी के एक बहुत विशिष्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर 2 मिनट के लिए आप लोगों के पास समय होगा और जितने भी तैयारी से जुड़े हुए छात्र छात्राएं हैं, अगर इस चैनल के साथ आप 10 से 5 मिनट रुकते हैं तो आपको इसका एडिक्शन पढ़ना ही पढ़ना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नियत कह रहा है। चलो अब हम बात बताएं कि आज चर्चा किस पे होगी। तो आपको पता है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर होगी, और संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का तात्पर्य कहां से है, तो इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर और भारत शासन अधिनियम 1935 तक के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आप टॉपिक पे देखे होंगे कि जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है कि हम 1947 के बाद तक बारे में चर्चा करने वाले हैं, और विद इन 15 मिनट के अंदर हम आपको बताने वाले कि चर्चा का विषय हम लोगों का क्या क्या रहने वाला है। तो सभी लोग पूरे तन्मयता के साथ, निष्ठा के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, एकाग्रता के साथ, तन्मयता के साथ, थोड़ी ऊर्जा के साथ मेरे साथ आ जाए और सिर्फ 15 मिनट आप ध्यान लगा के एकाग्रचित होकर हमको सुने। जैसा कि आप देख रहे हैं कि संविधान है, दूसरा शब्द है ऐतिहासिक, तीसरा शब्द है पृष्ठभूमि। तो आपको पता होगा कि जो भारत का संविधान है, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमंग द वर्ल्ड। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बृहत्तर संविधान है। अरे इसमें 395 अनुच्छेद, यानी जिस समय हमारा संविधान निर्मित हुआ उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और तुम्हारे 22 भाग थे, और वर्तमान में तो ये और बृहद हो चुका है। इसमें 25 भाग हो चुके हैं, अनुसूचियां भी बढ़ के तुम्हारी हो चुकी हैं 12, और अनुच्छेद भी तुम्हारे लगातार अनवरत बढ़ते ही जा रहे हैं, लगातार अमेंडमेंट होता जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो संविधान है ये लिखित संविधान तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इस संविधान को 2 साल 11 महीना और 18 दिन के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं देखना है। हमको ये देखना होगा कि संविधान को मुख्यतः हम लोग उधारी का संविधान कहते हैं। क्यों? क्योंकि लगभग हमने 60 देशों के संविधान में जो कुछ हमें अच्छी बातें लगी उन बातों को सिलेक्शन विद मॉडिफिकेशन के आधार पर ले लिया। आप पिछला वीडियो देखेंगे तो वहां से आपका पृष्ठभूमि बढ़िया हो जाएगा। और लेकिन इस जो बातें सारी ली गई, इन बातों में एक बहुत बड़ा सा जो भार है, जो उसका भाग है, वो किसका रहा है? तो अंतिम सुधार जो लाया गया भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा है। इवन उसमें से 321 यानी 321 जो अनुच्छेद थे, उसमें से 250 अनुच्छेद एज इट इज हमारे जो संविधान है इसमें एज इट इज क्या कर लिए गए हैं, समाहित कर लिए गए हैं। और 395 आर्टिकल्स में अगर 250 आर्टिकल भारत शासन अधिनियम का रहा हो, तो आप ये सोच सकते हो कि हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का कितना प्रभाव रहा है। अब भारत शासन अधिनियम 1935 को अगर समझें तो ये किसी एक दिन का प्रतिफल नहीं रहा है, ये काफी दिनों का प्रतिफल रहा है। और इस प्रतिफल को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, तो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहते हैं। यानी संविधान निर्माण का काम तो हम 6 दिसंबर से चालू किए 1946 से, उसके पहले जो सारी बातें हो गई वो किसमें आएंगी? संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आएंगी। अब संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसको आप थोड़ा सा समझें, 1 मिनट आपका लेंगे। देखो कहानी क्या है कि आपको पता होगा कि हमारा एक एंशिएंट एरा था, यानी जो प्राचीन काल था। प्राचीन काल में हमारे यहाँ राजा लोग होते थे, और राजा लोग मुख्यतः यहाँ जो है हिंदू रूल गवर्नमेंट होती थी, मतलब यहाँ हिंदू का शासन हुआ करता था। मुख्यतः एंशिएंट टाइम में जाएंगे, हिंदू से ही विभिन्न प्रकार के लोगों का शासन हुआ करता था, चाहे आप महाजनपद टाइम ले लेंगे या उसके बाद का टाइम ले लेंगे। अच्छा, इन लोगों ने भी अपने डॉक्यूमेंट्री वर्क नहीं बनाए थे, यानी कि काम जितना भी होता था राजा के आदेश ही सोवरेन होते थे। राजा के मुख से निकला ही बात अपने आप में सोवरेन होता था, महज मतलब के मुंह से निकला ही आदेश आखिरी होता था, वही कहानी थी। लेकिन जब अंग्रेज आए तो वो हर काम डॉक्यूमेंट्री तरीके से करना स्टार्ट किए। यानी अंग्रेजों का काम मौखिक नहीं होता था, उनका कोई भी काम करना है, किसी का ट्रांसफर होना है तो उसके लिए वो पहले हर चीज के लिए डॉक्यूमेंट्री करते थे। उनके लिए लेखाकार होते थे जहां वो सारे चीजों को संरक्षित करते थे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये पता होगा कि 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BIC की स्थापना हुई लंदन में। 217 लोगों ने, जिसको हम बोलते हैं मर्चेंट ऑफ एडवेंचरस, वहां की जो 217
पूंजीपति लोग थे वो ब्रिटेन में 1599 कंपनी की स्थापना किए, क्योंकि आपको 15 है कि 1498 से ही यहाँ काफी यूरोपीय कंपनी आ चुकी थी। यहाँ हमारे सबसे पहले पुर्तगीज आ चुके हैं 1498 में, वो अच्छा खासा व्यापार करके लाभ कमा रहे हैं भारत से। हमारे यहाँ डच आ चुके हैं 1605 में, वो भी व्यापार करके अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। और इन कंडीशंस में जब दो व्यापारिक कंपनी यूरोप से आकर लाभ कमा रही है, तो उस समय तो ब्रिटेन का ओहदा ही यूरोप में सबसे खास था। और जब ब्रिटेन का ओहदा था तो ब्रिटेन के लोगों ने रानी से कहा कि रानी साहिबा हमको भी अप्रूवल दीजिए, हम भी पूर्व में जाकर व्यापार करें। और इस दिशा में उन लोगों ने BIC जो 217 वहां के पूंजीपति लोग थे, लाइक मुकेश अंबानी टाइप, उन लोगों ने BIC, तो जैसा आपको पता है कि 1599 में 217, अच्छा गलती से मैंने 207 लिख दिया, 217 लोग जिसको तुम्हारे मर्चेंट ऑफ एडवेंचरस लोगों के नाम से जाना जाता है, इन लोगों ने BIC की स्थापना की। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि यहाँ पुर्तगीज भारत के साथ पहले ही व्यापार कर रहे हैं, डच पहले से कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स भी यहाँ 1608 में आ गए, ये भी अब कर रहे हैं। बाद में आप देखते हैं डेनिश भी आ जाते हैं 1616 में, और बाद में यहाँ फ्रेंच भी आते हैं 1668 में। यानी कि कई प्रकार की यूरोपीय कंपनियां हैं, पर मुख्य हम लोगों को जो अभी ध्यान देना है वो सिर्फ BIC पे ध्यान देना है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में लंदन में क्या हुई, बनी। और 1600 ईस्वी में इसको रानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 में क्या दे दिया, चार्टर प्रोवाइड कर दिया कि आप जाइए, आप भारत के साथ व्यापार करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। हाँ, ये चीज है कि बाद में जो ये टाइम पीरियड था ये सिर्फ 15 साल था। बाद में इसमें जेम्स प्रथम जो राजा थे वो इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिए। अब भारतीय कंपनी जो BIC है वो भारत में आती है, और आपको पता है कि यहाँ ऑलरेडी कंपनियां पुर्तगीज हैं, डच हैं, और ब्रिटिशर्स आए, उसके कुछ समय बाद डेनिश भी आ गए, फ्रेंच भी आ गए। अब कई प्रकार की जब व्यापारिक कंपनियां आई, तो अगर कोई एक कंपनी, अगर मैं अकेले मेरे जूते की दुकान हो तो मैं बहुत फायदा कमाता, एक जूता वाला और आ गया तो मेरा फायदा क्या हो जाएगा, कम। 4 जूते की दुकान हो गई तो मेरा फायदा और क्या हो जाएगा, कम, और आपस में कंपटीशन बढ़ जाएगा। वही सेम कंडीशन हुआ, आप देख रहे हैं 1498 लगभग 1500 में पुर्तगीज आ गए थे, और 1600 यानी 100 साल तक लगभग अकेले मजा काटे कौन, पुर्तगीज। अब जब डच आ गए तो डच लोगों ने युद्ध करके संभवतः तुम्हारे पुर्तगीज को रिप्लेस कर दिया, ज्यादातर पराजित कर दिया। उसके बाद अब जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स को आपको पता होगा वार ऑफ बेदरा में डच लोगों को पराजित कर दिया। फिर आप डेनिश देखते हैं, डेनिश लोगों को यहाँ कोई खास इंटरेस्ट दिखा नहीं, तो ये 1746 में अंततः सारी कोठियां अपना बेच बांच के ब्रिटिशर्स को चले गए। और फ्रेंच से भी इनका कर्नाटिक वार होगा, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, कर्नाटिक वार फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और अल्टीमेटली आप देखते हैं कि पेरिस की संधि होती है, और जो तुम्हारा 1760 में वार ऑफ वांडीवास होता है, उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पराजित हो जाती है, और यहां मोनोपॉली बन जाती है किसकी, तो यहां मोनोपॉली बन जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। बाकी जितनी यूरोपीय कंपनियां हैं वो पूर्णतः क्या हो गए, पराजित हो गए। अब यहां ध्यान दो, कंपनियों से कंपटीशन इनका समाप्त हो चुका है, लेकिन यहां जो हुकूमत करता है वो मुगल्स हैं। ये जो 1608 के टाइम पे आ रहे हैं स्टीफन हॉकिंस के समय से, तो यहां जहांगीर का शासन है उस समय, और जब मुगल्स का शासन है तो जो BIC जिस तरीके से अपना विस्तार चाह रही है, जिस प्रकार से व्यापारिक लाभ चाह रही है, वो उसे नहीं मिल पा रहे, क्योंकि यहां की जो सहूलतें वो चाह रहे हैं वो मुगल्स देने को तैयार नहीं है। और इस कंडीशन में उसने किया क्या, तो इस कंडीशन में उन लोगों ने देखा, यहां की कंडीशंस को भांपा, और आपको पता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका है ब्रिटेन में, वहां के लोग बड़े आधुनिक, वहां रेनाइसेंस हो चुका है, पुनर्जागरण हो चुका है, आधुनिक हो चुके हैं वो लोग काफी। और उन लोगों ने यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को देखा कि ये इंपीरियलिज्म करने, यहाँ उपनिवेश करने के योग्य हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना ट्रेडर टू रूलर कन्वर्ट हुआ जाए, क्यों ना व्यापारी उद्देश्यों को छोड़कर हम लोग यहाँ के शासक गण में आ जाएं। तब अगर हम यहाँ के प्रशासक बन जाएंगे तो व्यापारिक लाभांश तुम्हारे खुद ऊपर बढ़ जाएंगे। इस दिशा में आप देखते हैं कि वार ऑफ प्लासी और वार ऑफ बक्सर 2 युद्ध होते हैं, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वार ऑफ प्लासी और वार ऑफ बक्सर। तो आप देखते हैं कि 23 जून
1757 को वार ऑफ प्लासी होता है और इसमें नवाब सिराजुद्दौला मारा जाता है। मीर जाफर को पपेट के रूप में वो नवाब बना देते हैं। अंततः आप देखते हैं इसके दामाद को बैठाते हैं मीर कासिम को। मीर कासिम जब इनकी बात अनुसार नहीं चलता, पपेट के अनुसार कार्य नहीं करता, तो कई सारे युद्ध होते हैं। गिरिया का युद्ध होता है, उदयनाला का युद्ध होता है और अंततः 22 अक्टूबर 1764 को एक अलायंस से युद्ध होता है। हेक्टर मुनरो अंग्रेज का जो नेतृत्व करता है, विंसेंट टार्ट के टाइम में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 1764 को बीआईसी की सेना 3 लोगों से वाकई तरीके से लड़ती है। नवाब सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब है, सिराजुद्दौला तो मर चुके हैं पहले से। सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब है, शाह आलम सेकंड जो उस समय मुगल नवाब है, और मीर कासिम, इन ट्रिपल अलायंस को पराजित कर देते हैं। कौन? अंग्रेज। इनके पास इनको राइट ऑफ दीवानी मिल जाती है। दीवानी का मतलब टैक्स लेने का अधिकार मिल जाता है, और टैक्स लेने के बाद ये यहां इस तरीके से शोषण करते हैं कि इनको पहले व्यापार के लिए वो ब्रिटेन से चांदी लेकर आते थे, और चांदी लाने के बाद वो क्या करते थे, यहां से सामान को मुख्य रूप से यहां से मसाले और कपड़े लेकर जाते थे। लेकिन जब वो चांदी लेकर आए तो वहां का चांदी का जो खजाना है वो कम हो रहा था, और जब इन्होंने वार ऑफ बक्सर जीत लिया तो वहां से चांदी लाना बंद कर दिया। भारतीय पैसों से ही सामान खरीदने लगे और उसको जाके अपने ब्रिटेन में भेजने लगे रॉ मटेरियल को। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से धराशायी होने लगी। इवन 1764 के पहले बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, और 1770 आते आते बंगाल की आबादी 3 करोड़ थी, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे निवाले बिना मर गए, यानी 1/3 पॉपुलेशन सिर्फ खाने बिना मर गई। इस तरीके से यहां शोषण हुआ। और इस शोषण के कर्म को ही देखो कि इन सारी चीजों को एक कंपनी जो इसको मोनोपोली दे रखा है, किसने? ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश सत्ता, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश राजा ने या ब्रिटिश रानी ने। और ये बीआईसी का मोनोपोली है, मतलब ब्रिटेन की दूसरी कंपनी यहां नहीं आ सकती, सिर्फ बीआईसी के लिए एकाधिकृत है। यहां भारत के साथ सिर्फ वही व्यापार करेगा। अब कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है कि जिस राजा या रानी ने बीआईसी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए भेजा, उसी ब्रिटिश पार्लियामेंट या किंग के द्वारा अपनी ही कंपनी बीआईसी पर नियंत्रण लगाना चालू हुआ। और क्यों चालू हुआ, उसकी एक एक स्थितियां बनती जाएंगी, और हम इन स्थितियों को पढ़ेंगे तो अब हम देखेंगे कि हमको पढ़ना क्या पड़ेगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां जन्म लेंगी कि जो रानी बीआईसी को भारत के व्यापार करने के लिए भेजी हैं, वही रानी अपनी ही कंपनी पर नियंत्रण लगा रही हैं। और परिस्थितियों ने जन्म लिया, क्योंकि ये मैंने बताया कि 1770 तक यहां इतना लूटपाट किए वो लोग कि यहां से जब एक एम्प्लॉय जाता था तो वहां ब्रिटेन में वो इतना आलीशान जिंदगी जीता था कि उसे नबूब कहा जाता था, नवाबों वाली जिंदगी जीता था। लेकिन इसी बीच में 1772 में जब लॉर्ड नाथ यहाँ वहां ब्रिटेन के पीएम हुआ करते थे, उन्होंने एक समिति बनाई, गुप्त समिति, और पता चला कि बीआईसी पर 60 लाख पाउंड का कर्जा हो गया है। मतलब इतना लूटने के बाद वहां का एक कर्मचारी चपरासी भी करोड़ों कमा के जा रहा है, पर कंपनी घाटे में जा रही, 60 लाख पाउंड का कर्जा हो गया। उसने कहा, भाई राजा जी, हे ब्रिटिश पार्लियामेंट, हमको 10 लाख पाउंड का आप क्या दे दो, कर्जा दे दो, नहीं तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। तो राजा को लगा अंदर कंपनी के बहुत गड़बड़ चल रहा है, इस पे हम नियंत्रण लगाते हैं, और उस दिशा में हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ना चालू करते हैं। तो हम लोग उस दिशा में जो नियंत्रण का काम चालू होता है, वो चालू होता है कहां से? वो चालू होता है हम लोगों के रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो हम लोगों का जो पहला नियंत्रण आता है वो कौन सा आता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसको जब आप पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि इस परिस्थितियों के बाद भी कुछ ऐसा वातावरण जन्म लेगा जो एक दूसरे आगामी एक्ट को आने के लिए विवश करेगा। और दूसरा एक्ट आएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी संशोधनात्मक अधिनियम 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। फिर आप देखेंगे कुछ इन संशोधन में कुछ ऐसी परिस्थितियां जन्म लेंगी। भाई जब कोई एक चीज हो रहा है तो दूसरा तभी आएगा जब उसमें कुछ खामियां हो।
तो इस एक्ट में कुछ खामी रही जिसकी वजह से आ रहा है, इसमें कुछ खामियां होंगी जिसके बाद आएगा पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784। फिर आप देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस कहेगा भैया मुझे लाओ लेकिन मेरे लिए कुछ स्पेशल चीजें होनी चाहिए, तो आप पढ़ेंगे 1786 का अधिनियम। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, तो आप इसमें 20 साल जोड़ दीजिए, 20-20 साल के बाद बीआईसी के शासन को रिन्यूअल कराना होता था। 1773 में 20 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1793। तो इसके बाद चार्टर एक्ट 1793, हम इसको डीप में पढ़ेंगे अंदर, आप जान लीजिए पढ़ेंगे क्या। मैंने कहा ये स्टडी एडिक्शन चैनल इसलिए नहीं बनाया हूं, ये ईश्वर के जितने भी मानने वाले लोग हैं उन लोगों को निशुल्क उच्च कोटि की शिक्षा देने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ प्रयास करूं। मैं भी ऑलरेडी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ऐसा दिया जाए। सभी लोग रीड वूल में बेरोजगारी का रेट इतना ज्यादा है, मतलब ये बेरोजगारी का रेशियो आपको जब विश्व में महामंदी थी 1930 के तब नहीं था। तो इस रील वूल के जमाने से भौतिकतावादी जिंदगी से हटाकर यूथ को थोड़ा सा कम से कम इतना एलाइटन किया जाए कि अपने संविधान को अच्छे से समझें, अधिकारों को अच्छे से समझें। जॉब तो जॉब ही है, एक उच्च कोटि की नागरिक बनने के लिए भी उनको अपने संविधानों की जानकारी होनी चाहिए, उनको अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। जब मैं एक अच्छा नागरिक बनाऊंगा तो अपने अधिकारों को जानेगा, अधिकारों को जानेगा तो सरकार से ऐसी अपेक्षाएं रखेगा कि हमारे हक क्या है और आप हमें क्या देने वाले हैं। इस दिशा में आज कलम उठा रहा हूं। तो अगर आप किसी को अच्छा लगता है तो इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक। तो चार्टर एक्ट 1793 के बाद हम 20 साल और जोड़ें तो क्या आ जाएगा 1813। तो चार्टर एक्ट 1813, फिर 20 साल जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा चार्टर एक्ट 1833, फिर 20 साल जोड़ो तो क्या आ जाएगा चार्टर एक्ट 1853। ये सब हमको पढ़ना है। अब आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान आपको यह देना है कि भाई हम लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी एक लोगों की नहीं काटी, गुलामी हमने 2 स्टेप में काटी। एक गुलामी हम लोगों ने मोटा मोटा लूं तो वारा प्लासी 1757 से लेकर 1857 की क्रांति तक, ये जो गुलामी रही 1757 से लेकर 1857 तक की गुलामी, ये गुलामी हमने कंपनी की काटी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन द्वारा भेजी गई एक कंपनी के गुलाम रहे हम लोग 1757 से 1857, 100 साल। ये 1757 से लेकर प्लासी से लेकर 1857 अंग्रेज की क्रांति तक हम लोग किसके गुलाम रहे बीआईसी के। और 1858 से लेकर हम लोग डायरेक्ट गुलाम हो गए किसके ब्रिटिश पार्लियामेंट और क्राउन के। तो 1858 से लेकर 1947 तक हम किसके गुलाम रहे तो पार्लियामेंट और क्राउन, क्योंकि ब्रिटेन की सत्ता जैसे अपने यहाँ सारा शक्ति राष्ट्रपति में होता है, ब्रिटिश की सत्ता को हम लोग क्योंकि सारी शक्ति वहां क्राउन में होती है। तो 1853 के बाद आप देखेंगे कि 1858-57 की क्रांति होती है और बीआईसी का शासन खत्म कर दिया जाता है। बीआईसी कंपनी नहीं खत्म की गई है, ध्यान देना। बीआईसी कंपनी आगे खत्म होगी कब 1884 में। अभी बीआईसी का शासन खत्म हो गया और डायरेक्ट हम लोग रेगुलेट होने लगे किससे ब्रिटिश क्राउन से। और जब ब्रिटिश क्राउन से रेगुलेट होने लगे तो क्राउन द्वारा अब जो सुधार आएगा वो कौन सा आता है, तो पहला आता है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 यानी भारतीय शासन अधिनियम 1858, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858, हम इसको पढ़ेंगे। ये अंग्रेज के डायरेक्ट पार्लियामेंट से जब हम रेगुलेट हो रहे हैं, इट्स नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद जो सुधार आता है वो हम पढ़ते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 यानी कि भारतीय परिषद
अधिनियम 1861, मैं बाइलिंगुअल बोल रहा हूं पर लिख रहा हूं एक ही भाषा में। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, पर इसका एक नाम और है जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले उस समय आप समझेंगे आगे चल के भारत राज्य सचिव हैं, और मिंटो जो है तुम्हारे भारत के वायसराय हैं। तो 1909 पढ़ेंगे, और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919, भारत शासन, मैं राइटिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, थोड़ा देख लेना, अधिनियम 1919। इसको आप क्या बोलते हो, तो आगे क्या लगाओगे, जो भारत राज्य सचिव है इसको दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, जो आखिरी सुधार होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। ये यहां से लेकर यहां तक हम लोग जो पढ़ते हैं, ये पूरा संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आता है। ये आखिरी सुधार था, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया भारत में आखिरी सुधार था। इसके बाद कोई सुधार नहीं आएगा। इसके बाद भारत डायरेक्ट क्या होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आएगा और भारत आजाद हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट क्या होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत आजाद हो जाएगा। लेकिन इसके बीच का एक ड्यूरेशन आता है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर छिड़ता है, तब आप हम पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। हम पढ़ेंगे बेवल योजना 14 जून 1945। हम पढ़ेंगे शिमला समझौता 25 जून 1945। हम पढ़ेंगे क्लेमेंट इटली योजना 20 फरवरी 1946। हम पढ़ेंगे तुम्हारे लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। और संविधान के निर्माण का जब काम हुआ वो हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। और अंततः लास्ट में ये बीच में आएगा, फिर अंततः भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में आएगा, और 18 जुलाई को पास होने के साथ ये निश्चित हो जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाएगा। ये पूरा पोर्शन जो आप देख रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर यहां तक, ये संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संभवतः आपके 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, और जिसको संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ में आ गई उसको पूरा संविधान मैं कंठस्थ ना करा दूं, फिंगर टिप्स ना ला दूं तो मेरा नाम नहीं। ये ईश्वर का आशीर्वाद है, ये मेरे बजरंगबली का आशीर्वाद है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर नए वीडियो में मिलते हैं। जय भारतम, जय श्री राम।